हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, कल तक हमने आवृतबीजी पादपों में शाखन प्रतिरूप और वितान संरचना का अध्ययन कर लिया था। यानी एक तरह से हम पादप की जो बाह्य आकार की होती है उसका अध्ययन कर चुके थे कि पादप की बाह्य आकृति कैसी होती है, वो कैसा दिखता है। इसके बाद आज हम पादपों में जो ऊतक होते हैं, क्या ऊतक या टिश्यू यानी टिश्यू एंड टिश्यू सिस्टम के बारे में बात करेंगे, अर्थात ऊतक एवं ऊतक तंत्र के बारे में आज अपन बात करने जा रहे हैं। आइए अगला अध्याय स्टार्ट करते हैं। आपका जो अगला चैप्टर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हम, जो है टिश्यू एंड टिश्यू सिस्टम। क्या है? टिश्यू एंड टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम अर्थात ऊतक एंड ऊतक तंत्र। ऊतक एवं ऊतक तंत्र। ऊतक एवं ऊतक तंत्र। ऊतक तंत्र। आज अपन को क्या पढ़ना है? ऊतक एवं ऊतक तंत्र। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि ये ऊतक क्या है? ऊतक क्या है भाई? ऊतक किसे कहेंगे हम? ऊतक या टिश्यू किसे कहेंगे? ऊतक या टिश्यू। तो देखिए, जब या तो समान आकृति की या मतलब समान या असमान, जब समान या असमान कोशिकाएं जो कि पास पास स्थित होती हैं और किसी विशेष कार्य को संपादित करती हैं, तो उन कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। क्या? जब समान या असमान पास पास स्थित कोशिकाओं का एक समूह जो कि एक विशेष कार्य को संपादित करने के लिए बना होता है, वो क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। क्या लिख सकते हैं हम इसमें? ऊतक यानी कोशिकाओं का वह समूह, कोशिकाओं का वह समूह जिसमें समान या असमान, समान या असमान कोशिकाएं पास पास रहते हुए, पास पास स्थित या रहते हुए किसी विशिष्ट कार्य को संपादित करती हैं। किसी विशिष्ट कार्य को, विशिष्ट कार्य को संपादित करती है। तो यह समूह ऊतक कहलाता है। तो सेल्स का यह समूह या कोशिकाओं का यह समूह ऊतक कहलाता है। ऊतक कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। अर्थात पास पास स्थित कोशिकाओं का वह समूह जो किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए संपादित होता है, वह क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है।
तो हमें सबसे पहले तो ये पता चल गया कि ऊतक क्या है, अर्थात यह एक कोशिकाओं का समूह है जिसमें असमान या समान दोनों प्रकार की कोशिकाएं हो सकती हैं, और यह समूह कोशिकाओं का यह समूह किसी विशिष्ट कार्य को संपादित करता है। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इसके, एग्जाम्पल जैसे भाई कॉर्टेक्स है यानी बलकुट है, या फिर जैसे अधिचर्म है पादप की, या फिर जैसे जाइलम फ्लोएम, ये सारे ऊतक हैं। ठीक है, ये सारे क्या है ऊतक। अब देखिए ऊतकों को आगे चल के इनमें जो कोशिकाएं हैं उसकी प्रकृति के आधार पर, यानी कोशिकाओं की प्रकृति कैसी है ऊतकों में उसके आधार पर, या समानता या असमानता के आधार पर, इनके आधारों पर ऊतकों को विभिन्न वर्गों में बांटा गया। ऊतकों को विभिन्न वर्गों में बांटा गया, उन सभी वर्गों का हमें अध्ययन करना है। ऊतक कैसे कैसे हो सकते हैं, कौन कौन से प्रकार के हो सकते हैं, इन सभी का आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला तो ये ऊतक क्या है ये देख लिया हमने, इसको नोट कर लेना। आगे अब हम ऊतकों के प्रकार पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहले तो जो ऊतक कोशिकाओं की प्रकृति के आधार पर ऊतकों को दो भागों में बांटा गया प्रमुखतया, यानी मुख्य रूप से कोशिकाओं की प्रकृति के आधार पर। किसके आधार पर? कोशिकाओं या सेल्स की प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर ऊतकों को दो भागों में बांटा गया। प्रमुख रूप से ऊतकों को दो भागों में बांटा गया। मुख्य रूप से ऊतकों को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया। अच्छा, वो दो भाग कौन कौन से हैं? दो भाग वो कौन कौन से हैं? तो देखिए पहला भाग तो है विभज्योतकी ऊतक। क्या? विभज्योतकी ऊतक। कौन सा? विभज्योतकी ऊतक। पहला भाग कौन सा है? विभज्योतकी ऊतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। भाई पहला भाग कौन सा है ऊतकों का? पहला भाग है विभज्योतकी ऊतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा भाग, इसका दूसरा भाग है स्थायी ऊतक। क्या? स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक या इसे कहेंगे परमानेंट टिश्यू। परमानेंट कितने भागों में बांटा गया ऊतकों को? कोशिकाओं की प्रकृति के आधार पर दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से? पहला विभज्योतकी ऊतक और दूसरा स्थायी ऊतक या परमानेंट टिश्यू, ऊपर वाले कहेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो सबसे पहले तो यही नाम से ही पता चल रहा है इसके, पहला कौन सा है? विभज्योतकी ऊतक। अर्थात इन ऊतकों की कोशिकाएं जो होंगी, इन ऊतकों की जो कोशिकाएं होंगी उनमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है। क्या क्षमता पाई जाती है? उनमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है, इसलिए वो आराम से विभाजन कर सकती हैं और नए ऊतकों का निर्माण करती है या नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। अर्थात विभज्योतकी कोशिकाएं कैसी होंगी? इनमें विभाजन की क्षमताएं पाई जाती हैं। और एक पतली भित्ति की इनकी विशेषता अगर देखी जाए, जो विभज्योतकी ऊतकों में जो कोशिकाएं मिलेंगी, पतली भित्ति युक्त, सघन जीवद्रव्य युक्त, केंद्रक उपस्थित। क्या क्या विशेषता? एक तो इन कोशिकाओं में, किसकी में? विभज्योतकी ऊतकी जो कोशिकाएं हैं उनमें पतली भित्ति युक्त होंगी, जीवद्रव्य उनका सघन होगा, केंद्रक उनमें उपस्थित रहेगा, अंतराकोशिक स्थान उनमें लगभग
अनुपस्थित होते हैं, अंतराकोशिक स्थान अनुपस्थित होंगे और विभाजन की क्षमता तो उनमें पाई जाएगी। अच्छा, मिलेगा कहाँ पर यह विभाज्योतक ऊतक? इसकी कोशिकाओं की विशेषता हमने देख ली। इसके बाद ये देखना है कि मिलता कहाँ पर है। तो जो पादप का प्ररोह शीर्ष और मूल शीर्ष होता है, अर्थात पादप के जो वृद्धिशील भाग होते हैं कि जिनके द्वारा पादप की वृद्धि होती है, उसमें ये विभाज्योतकीय ऊतक पाया जाता है। कहाँ पर? या तो एपिकल मेरिस्टेम में यानी शीर्षस्थ विभाज्योतक में, या फिर पादप का जो जैसे या तो पादप का प्ररोह शीर्ष है वहां मिलेगा, या फिर मूल शीर्ष है वहां पर मिलता है। अर्थात जो भी पादप के वृद्धिशील भाग हैं या जिन भागों में कोशिकाओं में विभाजन हो रहा है वहां पर वो ऊतक क्या कहलाएगा? विभाज्योतकीय ऊतक कहलाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी जो कोशिकाएं हैं उनमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है। ठीक है। दूसरे प्रकार का कौन सा है? स्थायी ऊतक या परमानेंट टिश्यू। नाम से ही पता चल रहा है इसका कि ये स्थायी प्रकार के ऊतक है, अर्थात इनमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती। इसकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती। ये अलग बात है कि कभी विशेष परिस्थितियों में इसकी कोशिकाएं भी विभाज्योतक हो सकती हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती स्थायी ऊतक में। आगे चल के स्थायी ऊतक इनको भी वर्गीकृत किया गया। तो सबसे पहले तो हमें इन दोनों में ही अंतर पता होना चाहिए कि भाई विभाज्योतक ऊतक तो वो है जिसकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता पाई जाती है, और स्थायी ऊतक वे हैं जिनकी कोशिकाएं विभाजन की क्षमता खो चुकी होती हैं, या स्थायी ऊतक की कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती। इसके बाद इसकी कोशिकाएं जो है विभाज्योतक की, उनकी कोशिकाओं का भी हमने एक तरह से देख लिया। विशेषता क्या क्या है उनकी कि कोशिका पतली भित्तियुक्त होगी, केंद्रक उपस्थित होगा, जिद्रव्य सघन होगा, अंतराकोशिक स्थान अनुपस्थित होते हैं। आगे स्थायी ऊतकों को भी बांटा गया कितने प्रकारों में? 3 प्रकारों में। स्थायी ऊतकों को 3 प्रकारों में बांटा गया। वो कौन कौन से? पहला प्रकार तो हो जाता है स्थायी ऊतकों का सरल ऊतक। कौन सा है? सरल ऊतक या सिंपल टिश्यू। क्या हो जाएगा? सरल ऊतक या सिंपल टिश्यू। इसके बाद ये ध्यान रखना किसको बांट रहे हैं हम? स्थायी ऊतक को। ठीक है, यहां पर इस तरह से लगा देता हूं। किसको बांट रहे हैं? स्थायी ऊतक को। विभाज्योतक की तो केवल एक ही है जो एपिकल मेरिस्टेम में शीर्षस्थ प्ररोह शीर्ष में या फिर मूल शीर्ष में पाया जाएगा। आगे हम करना है स्थायी ऊतक को, है ना। स्थायी ऊतकों को 3 भागों में बांटा गया। पहला कौन सा? सरल ऊतक। कौन सा? सरल ऊतक। इसके बाद दूसरा कौन सा है? जटिल ऊतक। दूसरा कौन सा है? जटिल ऊतक या कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ये क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सरल ऊतक या सिंपल टिश्यू, और जटिल ऊतक इसको कहेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू। क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। इसके बाद तीसरा प्रकार इसका होगा, तीसरा प्रकार इसका विशिष्ट ऊतक। कैसे? विशिष्ट ऊतक। विशिष्ट ऊतक या जिसे स्पेसिफिक टिश्यू कहेंगे। क्या कहेंगे? स्पेसिफिक टिश्यू। ठीक है। कौन कौन से हो गए स्थायी ऊतक? 3 प्रकार के। पहला सरल ऊतक या सिंपल टिश्यू, दूसरा जटिल ऊतक या कॉम्प्लेक्स टिश्यू, तीसरा विशिष्ट ऊतक या क्या कहेंगे इसको? स्पेसिफिक टिश्यू। आगे सरल ऊतक। पहला कौन सा पढ़ना है हमें? सरल ऊतक। अच्छा, देखिए सरल ऊतक क्या है? जो सरल ऊतक है, कौन से? सरल ऊतक। इसकी जो कोशिकाएं होंगी वो सभी कोशिकाएं होमोजीनियस प्रकार की यानी समांगी प्रकार की होती हैं, अर्थात समान प्रकार की होती हैं। क्या? सरल ऊतक की कोशिकाएं जो होंगी वो सभी समान प्रकार की होंगी। कैसी होंगी? समान प्रकार की या समांगी प्रकार की या होमोजीनियस प्रकार की होंगी। सभी कोशिकाएं एक समान होती हैं, अर्थात जो सरल ऊतक रहेगा उसकी कोशिकाएं कैसी होंगी? समान प्रकार की रहेंगी।
इसके बाद दूसरा कौन सा है, अच्छा इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सरल ऊतक कौन कौन से हो जाएंगे, इसकी कोशिकाएं कैसे होंगी, समान प्रकार की, जैसे मृदुतक, जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, मृदुतक या दृढ़ोतक, ये इसके एग्जाम्पल है सरल ऊतक के। इसके बाद दूसरा कौन सा है, जटिल ऊतक। कौन सा, जटिल ऊतक। जटिल ऊतक की जो कोशिकाएं होंगी, जटिल ऊतक की जो कोशिकाएं होंगी वो अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, अर्थात यह एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कौन, जटिल ऊतक। नाम से ही पता चल रहा है कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, यानी इसमें जो कोशिकाएं होंगी वो एक से अधिक प्रकार की होती हैं, इसलिए ऐसा है जटिल ऊतक कहलाता है। एग्जाम्पल इसकी संरचना भी जो होगी वो जटिल प्रकार की होगी, जटिल ऊतकों की। जैसे एग्जाम्पल इसका हो जाएगा जाइलम, जाइलम व फ्लोएम ऊतक, जाइलम व फ्लोएम ऊतक क्या है इसके एग्जाम्पल, जाइलम और फ्लोएम जो ऊतक हैं वो जटिल ऊतकों के उदाहरण हैं। इसके बाद देखिए तीसरा कौन सा है, विशिष्ट ऊतक। कौन सा है, विशिष्ट ऊतक। देखिए प्रमुख रूप से जो ऊतक है ये दो प्रकार के ही होते हैं, बताए थे साइंटिस्टों ने, पहला सरल ऊतक, दूसरा जटिल ऊतक। लेकिन कुछ साइंटिस्टों ने विशिष्ट ऊतकों के बारे में बताया, यानी ये जो ऊतक होंगे विशिष्ट ऊतक, इनमें कोशिकाएं तो समान प्रकार की या असमान प्रकार की, दोनों प्रकार की हो सकती है कोशिका तो, लेकिन ये किसी विशिष्ट कार्य करने के लिए संपादित होते हैं। जैसे जो स्रावी ऊतक आएंगे इनमें, यानी जो ग्रंथिन ऊतक होते हैं जिनसे कुछ पदार्थों का स्राव होता है। क्या होता है, जिनसे कुछ पदार्थों का स्राव होता है, जैसे गोंद का, लेटेक्स का, जो ऐसे स्रावी ऊतक होंगे वो इनमें आएंगे, इसमें विशिष्ट ऊतक होंगे। तो इसमें क्या आ जाएंगे, स्रावी ऊतक, स्रावी ऊतक। कौन से आएंगे इनमें, इसमें आएंगे स्रावी ऊतक। आगे देखिए इसके आगे अब हमें क्या पढ़ना है, पहला गुणोत्तर पढ़ लिया, स्थायी ऊतक पढ़ लिया। स्थायी ऊतक भी तीन प्रकार के, सरल ऊतक, जटिल ऊतक और विशिष्ट ऊतक। अब हमें डिटेल से अध्ययन करना है सरल ऊतक होगा, इसका सरल ऊतक होगा, ठीक है। जिसको मैं साफ कर रहा हूं यहां से, कौन सा है, सरल ऊतक। तो सरल ऊतक अभी बताया कि भाई सरल ऊतक में जो कोशिकाएं होंगी वो समान प्रकार की होती हैं। कोशिकाएं कैसी होती हैं, समान प्रकार की होती हैं। आगे चल के इन सरल ऊतकों को तीन भागों में बांटा जाता है। किसको, सरल ऊतक। कौन कौन से भाग, सरल ऊतकों को कितने भागों में बांटा जाता है, तीन भागों में बांटा जाता है। स्थायी ऊतकों को तीन भागों में बांटा गया था, कौन कौन से, सरल, और इसके बाद जटिल, और इसके बाद विशिष्ट ऊतक। फिर सरल ऊतकों को भी आगे तीन भागों में बांटा गया, कौन कौन से, एक तो मृदुतक, मृदुतक या पैरेन्काइमा, क्या कहेंगे इसको, पैरेन्काइमा, मृदुतक या पैरेन्काइमा। इसके बाद दूसरा, इसको ए भी डाल देते हैं, ए बी। दूसरा प्रकार कौन सा, स्थूल कोण ऊतक। दूसरा कौन सा है, दृढ़ोतक। दूसरा कौन सा हो जाएगा, दृढ़ ऊतक। जिसे कोलेनकाइमा कहेंगे, कोलेनकाइमा। तीसरा प्रकार इसका तीसरा प्रकार कौन सा होगा, इसका तीसरा प्रकार होगा भाई स्थूल कोण ऊतक। स्थूल
कोणोत्तक, जिसे स्क्लेरेंकाइमा कहा जाएगा। जिसे स्क्लेरेंकाइमा कहा जाता है। कौन सा हो गया? ये इस तरह से सरलता को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में, मृदुतक, दृढ़ोत्तक और स्थूल कोणोत्तक। चलिए ठीक है। इसके बाद आगे आइए देखते हैं। पहला कौन सा है? मृदुतक। सरल ऊतकों में भी पहला कौन सा पढ़ना है हमें? मृदुतक। पहला कौन सा है? मृदुतक। मृदुतक या जिसे क्या कहेंगे? पैरेन्काइमा। क्या कहेंगे? पैरेन्काइमा। पहला कौन सा पढ़ना है हमें? मृदुतक या पैरेन्काइमा। अगर इसकी कोशिकाओं की विशिष्टता देखी जाए मृदुतक में, तो इसकी कोशिकाएं केंद्रक युक्त होंगी, पतली भित्ति वाली होंगी। आकृति इसकी देखी जाए तो गोलाकार या अंडाकार हो सकती है। कैसी? गोलाकार या अंडाकार हो सकती है। सबसे पहले तो इसकी जो विशिष्टताएं हैं वो देखनी पड़ेंगी हमें कि जो मृदुतक है इसकी कोशिकाएं कैसी होती हैं। इसकी कोशिकाएं, मृदुतक की कोशिकाएं पतली भित्ति युक्त, केंद्रक उपस्थित, अंतराकोशिक स्थानों में थोड़े बहुत पाए जाते हैं, अर्थात बहुत कम पाए जाते हैं। और कोशिकाएं पास पास स्थित होंगी इसकी मृदुतक की। इसके बाद मृदुतक कहाँ पर स्थित होगा, यानी इसकी स्थिति देखी जाए अगर मृदुतक की, तो जो मृदुतक है वो अधिकांशतः ऐसे भागों में पाया जाएगा, यानी भरण ऊतक बोल सकते हैं इसको। क्या? भरण ऊतक या ग्राउंड टिश्यू बोल सकते हैं। भरण ऊतक या ग्राउंड टिश्यू बोल सकते हैं मृदुतक को, क्योंकि यह कोशिकाओं के एक तरह से जो जहां पर बहुत जो पादपों के मांसल क्षेत्र होंगे या मांसल भाग होंगे उनमें पाया जाएगा। कहां पर? जो पादप के मांसल भाग होते हैं, जैसे पत्ती है या फिर जड़ है या फिर कॉर्टेक्स है, तो ऐसे जो मांसल भाग होते हैं वहां पर यह भरण ऊतक का कार्य करता है। किसका? भरण ऊतक का कार्य करता है। और मृदुतक कोशिकाएं इसकी कैसी होती है? कोमल और केंद्रक युक्त। कोमल, केंद्रक युक्त, समव्यासी, गोलाकार या अंडाकार हो सकती है। तो इस तरह से इसकी कोशिकाओं का पता चल गया और नाम से पता चल रहा है मृदुतक है, यानी क्या करेगा? भरण ऊतक का कार्य करता है। स्थिति इसकी कहाँ हो जाएगी? यह है पादप के मांसल भागों में या जो गूदेदार भाग होते हैं, यह पादप के गूदेदार भागों में, गूदेदार या मांसल भागों में स्थित होता है। मांसल भागों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मांसल भागों में पाया जाता है। और इसे भरण ऊतक भी कहा जाता है। इसे भरण ऊतक, भरण ऊतक या ग्राउंड टिश्यू, भरण ऊतक या ग्राउंड टिश्यू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? भरण ऊतक या ग्राउंड टिश्यू भी कहा जाता है। कोशिकाएं इसकी फिर से बता रहा हूं कैसी होंगी? केंद्रक युक्त, पतली भित्ति वाली, जीवित। कैसी? जीवित। और ये कभी कभी इसकी कोशिकाएं
बज्जोतकी भी हो जाती है, अर्थात विभाजनशील भी हो जाती है। ये इस प्रकार से इसकी स्थिति का पता चल गया हमें। इसके साथ ही अगर ये देखा जाए तो यानी इनमें विशिष्ट वर्णक भी उपस्थित हो सकते हैं, यानी जो मृदुतक है वो भी आगे चल के या तो कई प्रकार का होगा, मृदुतक भी आगे चल के। जैसे अगर मृदुतक की कोशिकाओं में वर्णक पाए जा रहे हैं जैसे क्लोरोप्लास्ट, तो वो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करेंगी कोशिकाएं। लेकिन जैसे कहीं पर जो ऊतक है वो किसका कार्य कर रहा है, एक तरह से संग्रहण का कार्य कर रहा है, यानी जिसमें खाद्य पदार्थों का संचय हो रहा है, तो इसकी कोशिकाओं में क्या अधिक रहेगा, जैसे स्टार्च है या फिर मंड वो ज्यादा रहेगा, या फिर कुछ ऑयली जो वगैरह उनका संग्रहण होगा। ये सबसे पहले मृदुतक क्या है, मृदुतक की कोशिकाओं की विशेषता पता चले, मृदुतक की कोशिकाओं में क्या विशेषता होती है। इसके बाद कि मृदुतक ये है वो कहाँ पाया जा सकता है, ये गुदगुदार भागों तथा मांसल भागों में पाया जाता है। गुदगुदार या मांसल भागों में पाया जाता है कौन, मृदुतक। इसके बाद अपन को मृदुतकों के प्रकार पढ़ेंगे अपन, और आगे चलते जो दृढ़ोतक और स्थूल कोलोतक है वो भी हमें पढ़ने, वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।